Hello everyone. Today in series of podcasts we have Mr. Sandeep Gupta sir. He has been an excellent coach of table tennis and won Dronacharya Award in his journey of coaching. Hello sir. Hello beta, How are you feeling today? I am feeling very nice. So sir, पहले से अगर बात करें तो how would you were attracted towards table tennis और आपने ऐसे कैसे सोचा कि you want to be the coach of table tennis? क्योंकि पास्ट टाइम में टेबल टेनिस वॉज नॉट सो पॉपुलर इन इंडिया कंपेयर टू बाकी हम कोई भी कंट्री देखें. तो व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन कि आपको कोच बनना है, वो भी टेबल टेनिस का? मेरी है ना थोड़ा सा जो जर्नी थी, मैं खुद खेलता था, इस यूपी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता था. नेशनल मैंने 10-12 नेशनल खेले, हम टीम चैंपियनशिप में नेशनल चैंपियन भी बने और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी हमारी पोजीशंस रही. नवजोन यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ. मैंने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है. तो मेरी जॉब जो लगी थी एनटीपीसी में लगी थी. तो मैं दिल्ली जो गया था, तो तुम्हारी बात ठीक है कि मेरी जर्नी एज ए स्पोर्ट्स पर्सन ही, साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से मेरी एनटीपीसी में जॉब लगी थी. तो फॉर्चुनेट कहिए अनफॉर्चुनेट कहिए कि मेरे को थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हुआ जॉब में. कि जब मैंने पहले दिन ज्वाइन किया तो वो जो मेरे बॉस थे वो स्पोर्ट्स लवर नहीं थे. तो उन्होंने कहा नहीं, आपने बहुत एंजॉय किया. उनके लिए तो स्पोर्ट्स मतलब एक डिफरेंट वर्ड था कि भाई तुमने एंजॉय किया, मेहनत नहीं की, एंजॉय किया, लाइफ को डिफरेंटली देखा. अब आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा. जबकि उनको नहीं पता था कि मैंने स्पोर्ट्स में बहुत हार्ड वर्क किया. मॉर्निंग सेशन 4 आवर्स 5 आवर्स खेलना, फिटनेस करना, इवनिंग में खेलना. बट उनका वो रवैया मेरे लिए आगे चल के बहुत बेनिफिशियल हुआ, क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे से जॉब छोड़ दी. और मैं उस टाइम क्योंकि खेल रहा था टॉप पोजीशंस में, यूपी टीम में भी था, नेशनल खेल रहा था. तो मैं दिल्ली में ही रहता था अपने बुआ जी के पास. तो मेरे पास एम्प्टी समय था, क्योंकि उनके बच्चे दोनों आईआईटी के लिए क्वालिफाई किए हुए थे. तो मैं घर पे कम समय देता था, जिससे वो लोग डिस्टर्ब ना हो मेरे वहाँ होने से. तो मैं स्टेडियम में ज़्यादा समय बिताता था. बट स्टेडियम में जो हम लोगों की कैटेगरी के प्लेयर्स से, उनका एक सर्टेन स्लॉट होता था खेलने के लिए. उस स्लॉट्स में के बाद मेरे पास एक्स्ट्रा समय होता था. तो जूनियर्स जब प्लेयर्स आते थे मैं उनको गाइड कर देता था. तो उसमें क्या हुआ, 2-3 प्लेयर्स दिल्ली के नंबर 1-2 पोजीशंस पे आ गए. तो वहाँ से मेरी जर्नी एज ए कोच शुरुआत. तो एज अ कोच व्हाट वाज योर मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस एज अ कोच? मतलब आपका कोई प्लेयर बहुत अच्छा गया हो, तो फर्स्ट टाइम जब आपका कोई प्लेयर रीच हुआ तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस दैट टाइम, और वो मेमोरेबल एक्सपीरियंस था? नेहा अग्रवाल थी, फर्स्ट ओलंपियन प्लेयर थी मेरी, और उसने लगातार 7 बार नेशनल चैंपियनशिप फाइनल्स खेला, 4 टाइम्स जीती भी. मैं भी उस टीम का पार्ट था. फर्स्ट टाइम मैं 2005 में डोमिनिकन रिपब्लिक गया. उसमें मैं एशिया टीम को रिप्रेजेंट किया और उसमें नेहा अग्रवाल ने एशिया को रिप्रेजेंट किया. तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात कह सकते हैं, या मेरे काम को रिवॉर्ड मिला कि मुझे एशिया टीम को कोच करने का मौका मिला डोमिनिकन रिपब्लिक में, क्योंकि उसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप में कॉन्टिजेंट का पार्टिसिपेशन था. यूरोप की एक टीम खेली, एशिया की खेली, ओशियाना की खेली, लैटिन अमेरिका की खेली. तो 6 कॉन्टिजेंट का पार्टिसिपेशन था और उसमें पोडियम पे हम लोगों को सिल्वर मेडल मिला. तो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था 2005 में. एज ए कोच मैंने अपनी जर्नी 1994 से शुरू की. और एज अ कोच आपको दोनों साइड मेंटेन करनी होती है. आपको एक स्ट्रिक्ट साइड भी रखनी पड़ती है, बट एट द सेम टाइम आपको अपने प्लेयर्स के साथ बहुत जॉली और अच्छा भी रहना होता है, ताकि आपका कनेक्शन मेंटेन रहे अपने प्लेयर्स से. तो आप वो कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, जब आप ट्रेन कर रहे हैं तो आपको स्ट्रिक्ट होना लाजमी है, क्योंकि जब आप किसी प्लेयर को एक ड्रीम लेके कि वो उसके अंदर वो प्रतिभा है कि वो आप देश को रिप्रेजेंट कर सकता है, या इनिशियल स्टेज पे तो स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो ट्रेनिंग पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस होना, डेडिकेटेड होना इम्पॉर्टेंट है. तो कोच का रोल होता है कि वो उसको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखे. बट अगर उसका वो पार्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर 2-3 घंटे एक बच्चे ने ट्रेनिंग किया, हार्ड वर्क किया, फिटनेस प्रॉपर किया, ट्रेनिंग अच्छी तरह किया, उसके बाद उसकी माइंड को रिलैक्स करने के लिए भी एक एन्जॉयबल पार्ट होना बहुत ही मैंडेटरी है. क्योंकि अगर बार बार एक कप भर चुका है, अगर उसमें दोबारा पानी डालोगे तो वो वापस गिरेगा ही गिरेगा. तो पहले उसको एम्प्टी करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. तो खेलने के बाद जो उसका समय होता है उसको एंजॉय करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है. सर नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके अवार्ड के बारे में, तो आपको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, दैट इज़ द्रोणाचार्य अवार्ड. तो जब आपको पता चला या जब आपको मिला तो उस टाइम पे आपके क्या इमोशंस थे, आपकी क्या फीलिंग्स थी? मुझे 2019 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला. उस टाइम तक 25 साल दिए देश को, 2 ओलंपिक, 70 to 80 नेशनल चैंपियंस और कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट प्लेयर, एशियन गेम्स मेडलिस्ट प्लेयर दिए. तब
गवर्नमेंट ने मेरे उस काम को सराहा और 2019 में ये अवार्ड मिला, तो मेरे लिए एक आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंग था, क्योंकि आपने अवार्ड के लिए काम नहीं किया होता, देश के लिए काम किया होता। कि मेरा एक सपना था कि मैं ऐसे प्लेयर्स बनाऊं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे और देश के लिए इंटरनेशनल मेडल ला सके। तो सपना साकार हुआ। और उसके बाद 2019 में मुझे जब इस अवार्ड की सूचना मिली, उस समय मैं कोचिंग ही कर रहा था, तो कोचिंग के अंदर हमारी नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट चल रहा था, तो तब मुझे उसकी जानकारी टेलीफोनिक मिली। तो मेरे लिए एक सपने की तरह था और मेरे आंखों में उस टाइम बहुत आंसू भी आए कि आपकी जो 25 साल की तपस्या है वो आज गवर्नमेंट ने या देश ने रिकॉग्नाइज की। अभी हम बात करते हैं इंडियन टीम और इंडिया में जैसे स्पोर्ट्स का भी एनकरेजमेंट पहले से ज़्यादा हो रहा है। तो अगर हम बात करें, अभी भी इंडिया में एनकरेजमेंट है, बट आगे जब हमारे सामने चाइना, जापान, साउथ कोरिया जैसी बड़ी टीम्स आती है तो स्टिल समटाइम्स वी लूज़। तो हमें ऐसी टीम से कैसे वे में compete करना चाहिए, या उसके लिए जूनियर लेवल पे बच्चों को कैसे स्कूल में ट्रेन करना चाहिए ताकि हम ऐसी बड़ी टीम्स के साथ इजीली लाइक बटर compete कर सकें? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पहले की कंपैरेटिवली आज हम अगर देखें, मैं 2018 में जकार्ता एशियन गेम्स में इंडियन टीम के साथ था और हम लोगों को वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल मिला फर्स्ट टाइम मेंस टीम में, और हमने वहाँ पर जापान को हराया, तभी हम उस मेडल को अचीव कर पाए। फिर अभी लास्ट ईयर ही अस्थाना के अंदर हमारी दोनों टीमों को मेडल मिला, उसमें कोरिया को भी हराया हमने, और अस्थाना में एशियन चैम्पियनशिप के अंदर हमें मेडल मिला। उसके बाद हम लोग वर्ल्ड चैम्पियनशिप या उन चीज़ों के लिए क्वालिफाई करे। तो अब हम लोग उनके नियर बाई पहुँचने लगे हैं। गवर्नमेंट की सपोर्ट 2014 के बाद से बहुत ज़्यादा पहले के कंपेरेटिव में मिलने लगी। लास्ट ओलंपिक चाइना से भी हमारी वुमेंस टीम 2-0 अप थी, अनफॉर्चुनेट कन्वर्ट नहीं हो पाया, बट वो दिन दूर नहीं कि हम उम्मीद करते हैं कि हम ओलंपिक के अंदर भी मेडल लेके आए टेबल टेनिस। बट हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो कम्युनिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना, जापान, कोरिया के पास है, वो हमारे देश के पास नहीं है। तो मेरी गवर्नमेंट से यही है कि जो क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आज चाइना, जापान के पास है, उसकी इक्विवेलेंट हमारे देश में हमारे प्लेयरों को भी दिया जाए, तो जिससे वो जो गैप है वो बहुत जल्दी फिल हो सके और उसको हम कन्वर्ट कर सकें मेडल। और एज अ स्टूडेंट मेरे को भी स्पोर्ट्स खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स बच्चों को एनकरेज करते हैं टुवर्ड्स स्टडीज़ कि भाई आप पढ़ लो, दैट वुड बी योर बेटर करियर ऑप्शन रेदर देन कि आप स्पोर्ट्स चूज़ करो। बिकॉज अभी के टाइम पे स्पोर्ट्स इंडिया में क्रिकेट के अलावा FI तो हम बहुत अनस्टेबल है, एंड पढ़ाई में उसी जगह बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है कि आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। तो आप क्या बोलोगे पेरेंट्स को, इफ़ लाइक मी माई सेल्फ, अगर मैं आपको मेरे पेरेंट्स से मिलाऊँ तो आप उनको क्या समझाओगे कि ये लेट हर डू स्पोर्ट्स इंस्टेड ऑफ स्टडीज़? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टडी को छोड़ा जाए, क्योंकि स्टडी भी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि आपकी ओवरऑल ग्रोथ ब्रेन की, बॉडी की, माइंड की होती है, तभी आप, क्योंकि हमारा या कोई भी गेम आप देखें, टेबल टेनिस फास्टेस्ट गेम है वर्ल्ड का, 0.2 सेकेंड रिएक्शन टाइम है। माइंड की जो अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी है बहुत वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट है। तो स्टडी भी उसका बहुत बड़ा पार्ट है कि अगर आपका ब्रेन उतना डेवलप नहीं होगा तो आप उसको बेटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। बट जहाँ तक पेरेंट्स का ये सोचना है कि हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स में कैरियर नहीं है, वो बात बिल्कुल गलत है। आज आप देखें, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है। मेरा बेटा खुद US ओपन चैम्पियन रहा है, वो आज इनकम टैक्स में है। तो इनकम टैक्स है, GST है, ऑडिट है, रेलवेज़ है, LIC है। तो मैं ये आपको कुछ नाम बता रहा हूँ, पेट्रोलियम है, पेट्रोल की जितनी कंपनियाँ हैं, तो ये खाली क्रिकेट को नहीं, सारे गेमों को ही सपोर्ट करते हैं। जितने भी हमारे ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं, सब में जॉब वैकेंसी हैं। अपार्ट दैट आप देखें, उसके साथ उसने सपोज स्पोर्ट्स को एज ए करियर लिया और वो बहुत ऊंचाइयों पे नहीं जा पाया, उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, तो उसके पास फिज़िकल टीचर बन सकता है, वो फिज़िकल ट्रेनर बन सकता है, माइंड ट्रेनर बन सकता है। तो ये कुछ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसके पास बहुत ऑप्शंस पहले नहीं थे, आज वो बहुत ऑप्शंस क्रिएट हो चुके हैं। योगा एक्सपर्ट्स बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आज स्पोर्ट्स के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। फिर आप देखें, आज गवर्नमेंट भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी है। मोदी जी ने 2014 में खेलो इंडिया स्कीम को लॉन्च किया। खेलो इंडिया स्कीम में क्या है कि एक प्लेयर को 1 साल के अंदर 6 लाख से ज़्यादा पैसा मिलता है अपनी ट्रेनिंग को करने के लिए, जिससे कि उन प्लेयरों को आगे बढ़ने के लिए जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल सके, वो उस पैसे से मीट आउट हो सकें और वो प्लेयर अपना कैरियर स्पोर्ट्स में बना सके।
फिर उनकी एक स्कीम है टारगेट ओलंपिक पोडियम टॉप्स। तो जो प्लेयर ओलंपिक पोडियम को फिनिश कर सकते हैं उसमें अनलिमिटेड फंड्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। गुजरात गवर्नमेंट 1 से 1.5 करोड़ रुपया साल का इन्वेस्ट करती है अगर वो प्लेयर उस लायक है, इस गेम्स में मेडलिस्ट है और वो ओलंपिक की प्रिपरेशंस में उसको कहीं भी बाहर ट्रेन करना है या कोचेज़ को इंडिया लाना है या किसी और चीज़ के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, फूड के ऊपर। तो गवर्नमेंट की आज इतनी अच्छी स्कीम्स हैं कि वो अपने गेम्स को बढ़ाने के लिए प्लेयर्स को फ्री हैंड दिया हुआ है। पेरेंट्स को मतलब सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को अगर दे आर गुड इन स्पोर्ट्स। हाँ बिल्कुल 100% करना चाहिए, क्योंकि हर प्लेयर, हर स्टूडेंट ये नहीं कि एजुकेशन में ही अच्छा हो सकता है। सपोज वो अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स में अपने करियर को तलाशें। और आपके हिसाब से क्या स्पोर्ट्स अभी भी इंडिया में कम पॉपुलर है? थोड़ी और पॉपुलैरिटी की ज़रूरत है ताकि जो प्लेयर्स थोड़े भी इंटरेस्टेड है उनको थोड़ा और मोटिवेशन मिले कि वो अचीव करें। जैसे क्रिकेट में अगर देखें, मैं बार बार क्रिकेट का एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में। तो अगर क्रिकेट का एग्जांपल देखें तो पीपल एस्पायर करते हैं बाय सीइंग विराट कोहली, बाय सीइंग MS धोनी, बाय सीइंग सचिन तेंदुलकर एंड एवरीवन। तो क्या अभी भी इंडिया में ऐसे पॉपुलर लोग और मतलब है और होने चाहिए ताकि जो बाकी सारे स्पोर्ट्स है, फुटबॉल, TT, बास्केटबॉल, इनमें भी डेवलपमेंट हो? नहीं, अगर आप देखिए, क्योंकि हमारा मीडिया बहुत ज़्यादा क्रिकेट को फ्रेंडली है तो हमें ये क्रिकेट के प्लेयर्स के नाम पता होते हैं। हाँ। बट ऐसा नहीं है कि फुटबॉल में आप देखिए भाईचुंग भूटिया है या ये लोग हैं। नहीं, क्रिकेट फुटबॉल की लीग्स होती हैं। हाँ। तो उसमें अच्छी अर्निंग है, सबकी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाकी गेम्स को आज सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट की अच्छी सपोर्ट है। टेबल टेनिस में आप आज देखिए 99% जितने भी स्टेट पोजीशंस होल्डर हैं सबको गवर्नमेंट जॉब्स है अगर वो करना चाहे, क्योंकि वो वैकेंसीज निकलती है हर साल। लगभग 30 to 40 प्लेयर्स रेलवेज़ में और ऑडिट के अंदर की जॉब वैकेंसी निकलती है, उसके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। क्योंकि मोस्टली देखा जाता है तो मोस्टली न्यूज़ कवरेज हमेशा क्रिकेट की होती है कि इंडिया हार गई, इंडिया जीत गई, इंडिया वॉन बाय दैट, इंडिया वॉन बाय दिस। वो भी सिर्फ क्रिकेट की होती है। जैसे हमने बात की कि आपने बहुत सारे ओलंपिक मेडल्स लाए हैं फॉर द कंट्री और ट्रेन किया है बहुत सारे लोगों को। तो मोस्टली हमने कभी न्यूज़ में TT की या फुटबॉल की या बास्केटबॉल की न्यूज़ नहीं देखी है। हाँ, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि हमारे को मीडिया को गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स चैनल होना चाहिए जिसमें बाकी गेम्स को भी इक्वल वेटेज मिले, क्योंकि व्यूअरशिप मिले, पेरेंट्स को, प्लेयर्स को वो नॉलेज हो जिससे कि वो स्पोर्ट्स के बारे में बेटर जान पाए। तो ये ज़रूर होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम पे हर स्पोर्ट्स को सपोर्ट मिलना चाहिए। तो उसके बाद अगर जो अभी एस्पायरिंग प्लेयर्स है, आप उनको क्या सजेशंस दोगे या क्या बोलोगे कि व्हाट शुड दे चेंज या व्हाट शुड दे क्रिएट समथिंग न्यू टू मेक देयर करियर मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, ताकि उनका जो जर्नी रहे, स्पोर्ट्स जर्नी, वो बेटर रहे? क्योंकि आज हमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। पहले के कंपेरेटिव पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सिर्फ वन साइडेड होता था कि एजुकेशन को ही सपोर्ट करता था, बट अब उसकी कंपैरेटिवली पेरेंट्स की सपोर्ट भी प्लेयर्स को, बच्चों को बहुत ज़्यादा होने लगी है। तभी आज हमारे प्लेयर्स इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा कर पा रहे हैं। और जो ये आज आप देख रहे हैं CBSE टूर्नामेंट्स हैं या SGFI टूर्नामेंट्स हैं, ये इतनी तादाद में होने लगे जिससे कि प्लेयर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिलने लगा है कि अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। सर, टॉकिंग अबाउट जो भी स्कूल्स ने CBSE नेशनल ऑर्गेनाइज किया, तो आप उसमें एज अ ऑब्जर्वर थे, तो उसमें आपको कैसा फील हुआ और आप उसके जो प्लेयर्स करंटली है आप उनको क्या मोटिवेशन दोगे या आपने क्या ऐसा ऑब्जर्व किया जो आपने पहले कोई टूर्नामेंट में नहीं किया था? देखिए, CBSE नेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट जो ये हो रहा है, इसमें गल्फ की टीमें भी पार्टिसिपेट करती हैं। इंडिया में जितने भी CBSE स्कूल्स हैं उनका पहले क्लस्टर्स में अपनी स्टेट्स के अंदर जीत के आते हैं, फिर नेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये LP सवानी स्कूल ने ऑर्गेनाइज़ किया, स्टेडियम में किया। तो ये अब पहली बार है कि कोई भी CBSE नेशनल चैम्पियनशिप को किसी स्कूल ने एक स्टेडियम में ऑर्गेनाइज़ किया। 16 टेबल पे पहली बार ये इवेंट कंडक्ट हो रहा है। तो बहुत बड़ी बात है कि अगर ये बेंचमार्क आगे चल के CBSE मैंडेटरी करे कि भाई ये इवेंट्स जो भी स्कूल होस्ट करेगा वो स्टेडियम में कराए या उस पर 15 से 16 टेबल का अपना हॉल हो, तो ऐसा होना मैंडेटरी है। और ये ही मैंने आपको बताया कि CBSE जो नेशनल है उससे आज हमारी जो इंडिया टीम मेंस वुमेंस की खेल रही है, लगभग 70 to 80% प्लेयर्स CBSE स्कूल्स या CBSE नेशनल खेल के ही आज देश को मिले हैं, क्योंकि CBSE स्कूल्स ने अपने स्कूल के अंदर कोचिंग
करवाई उन बच्चों को, उनका इनिशियल टैलेंट हंट किया और आज वो देश को मिले। तो ये इवेंट बहुत बड़ा देश के लिए इम्पोर्टेंट इवेंट है और प्लेयर को फाइंड आउट करने में, उनके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और सेकेंडली प्लेयर्स को ऐसा कौन सा स्केड्यूल मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए एक प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए। तो व्हाट शुड बी देयर स्केड्यूल, कितना ट्रेन करना चाहिए, व्हाट शुड दे हैव, कि ताकि वो हेल्दी रहे, कैसी ट्रेनिंग करनी चाहिए, ताकि आपने बोला टीटी बहुत फास्ट स्पोर्ट होता है, यू नीड 0.2 सेकेंड ऑफ रिएक्शन टाइम, तो उसके लिए उनको कैसे ट्रेन करना चाहिए? देखिए, स्कूलिंग के अंदर बच्चा मॉर्निंग सेशन में हर बच्चे के पास 24 आवर्स होते हैं। अगर वो अपनी शेड्यूलिंग को बहुत अच्छी तरह करे तो वो दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकता है। आप देखिए टेबल टेनिस में हमारे जो पास कुछ प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड बैंक में बहुत हायर पोजीशंस पे रहे हैं, प्रतिभा पाटिल हमारी जो प्रेसिडेंट रही हैं इंडिया की, वो भी टेबल टेनिस प्लेयर रही हैं। अभी राधा कृष्णन जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं, वो भी टेबल टेनिस प्लेयर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स और एजुकेशन को बैलेंस किया जा सकता है। हमारा स्कूलिंग जो सिस्टम है 8 to 2 है, उसमें हमारे यहाँ अब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी स्पोर्ट्स कर दिया है, उसकी पीरियड्स की बढ़ा दिए हैं। तो आपको एक बैलेंस एटमॉस्फेयर मिला हुआ होता है कि आप कौन से स्पोर्ट्स में आप क्या कर सकते हैं। इनिशियल जब आप बच्चा छोटा होता है तो उसको क्वार्टरली बेस के ऊपर हर 3 मंथ डिफरेंट स्पोर्ट्स जब बच्चा नर्सरी प्री नर्सरी स्कूल क्लास में होता है कराने चाहिए, जिससे ये टैलेंट हंट हो सके कि वो किस गेम के लिए अप्रोप्रिएट है। होता क्या है कि सपोज मुझे क्रिकेट पसंद है तो मैं उस अपने बच्चे पे थोपूंगा कि बेटा क्रिकेट लेके तू कर या क्रिकेट के ग्राउंड्स में जा, वो बिल्कुल गलत है। आज हम चाइना को पावर हाउस कहते हैं, जापान को पावर हाउस कहते हैं, उसका सबसे बड़ा रोल ये भी है कि वो वहाँ पर जब बच्चा 6 या 7 साल का होता है टैलेंट हंटिंग प्रोग्राम चलाते हैं। और टैलेंट हंटिंग प्रोग्राम में इनिशियल स्टेज पे पैरामीटर्स हैं कि भाई इसका रिएक्शन टाइम अच्छा है, इसकी पावर अच्छी है बच्चे की, या कुछ और चीज़ अच्छी हैं जो जिस गेम्स के पैरामीटर्स है। तो फिर उसको बच्चे को वही स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट किया जाता है कि आपके लिए यही चीज़ है, तो वो उसको भी लगता है कि हाँ मैं इसमें एक्सेल कर सकता हूँ। तो वो जो उसका समय है बर्बाद नहीं होगा, राइट पाथ उसको मिलेगा कि मुझे टेबल टेनिस खेलना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे बास्केटबॉल खेलना है, मुझे फुटबॉल खेलना है, या मुझे वेट लिफ्टिंग करनी है, बॉक्सिंग करनी है। तो अगर इनिशियल स्टेज पे स्कूलिंग के अंदर 8-10 गेम होते हैं हर गेम में, और बच्चा 2-2, 3-3 महीने हर स्पोर्ट्स को चेक करता है, 1 साल 2, तो उससे उसकी ब्रेन बॉडी का ये इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि ये किस गेम्स को बेटरली ऑप्ट करे। फिर आप देखिए स्कूल से बच्चा 2 बजे के आसपास घर पहुंच जाता है, एक अच्छा रेस्ट करे, क्योंकि 8 घंटे स्कूल्स के अंदर एजुकेशन करके निकला ही है, तो स्ट्रेस बस्टर उसका क्या है स्पोर्ट्स। तो 2-3 घंटे उसको देने चाहिए कि वो 6-7 बजे तक स्पोर्ट्स करे, अच्छा मील ले, फिर उसके बाद 2-2.5 घंटे जो स्कूल्स के होमवर्क है या एक्स्ट्रा उसको एजुकेशन करनी है करे। तो ये अगर आप डिसिप्लिन वे में बच्चा करता है, फिर सैटरडे संडे उसके स्कूल्स में छुट्टियाँ होती हैं। हमारे यहाँ स्कूल साल में 175 डेज से 200 डेज ओपन होता है, तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि 50% से ज़्यादा छुट्टियाँ भी मिलती हैं। तो अगर हमने उसको डिसिप्लिन वे में हैंडल किया तो वो उसके पास इतना इनफ टाइम होता है कि वो दोनों चीज़ को बैलेंस कर सकता है, एजुकेशन को भी और स्पोर्ट्स को भी। और फिर बाद में जब वो हायर पोजीशंस पे आता है, यानी कि 11th-12th में आता है, तो उस टाइम तक हमारे पे 12 साल 14 साल स्कूलिंग हो जाती है, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन भी, एज ए मेंटोर एजुकेशन में भी। तो उस टाइम वो डिसाइड कर सकता है कि वो किस चीज़ को बेटर वे में एज ए कैरियर ऑप्ट करें। इट मीन्स मतलब कि स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीवर, माइंड कूलिंग की तरह भी काम करता है ना? बस भाई आप बहुत ज़्यादा एजुकेशन करते हैं तो आपका माइंड थक जाता है, आप लेथार्जिक होते हैं। तो अगर आप ग्राउंड में जाएंगे तो आपकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी, तो आप ज़्यादा देर एजुकेशन भी कर सकते हैं और ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी डेवलप होता है, आपकी ब्रीदिंग, लंग्स वगैरह सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये खाली यही नहीं कि स्पोर्ट्स के लिए, आपकी जनरल लाइफ में भी आपको हेल्प करेगा। और मेजरली अगर हम बात करें अभी, तो इट वुड बी लाइक कि स्पोर्ट्स बहुत अच्छा डेवलप हुआ है एंड आई एग्री टू गो फॉर स्पोर्ट्स, बट स्टिल इट्स लाइक कि मेरे को भी एक थोड़ा सा एक प्लेयर को भी नर्वसनेस रहती है ना कि हाउ आई वुड गो टू दैट बिग स्टेज। मैं उतने बड़े स्टेज पे जाके कैसे अचीव करूँगा, अगर नहीं किया तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, नहीं किया तो व्हाट वुड माई कलीग से टू मी, तो उसमें क्या बोलना चाहिए? देखिए ये एक कॉमन चीज़ है, आप अगर एजुकेशन में भी हैं, आप पेपर के लिए भी जाते हैं, तब भी आपको सेम ही प्रेशर आता है। इसे प्रेशर
कि अगर आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की पेपर की, अभी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, अगर आप 5th क्लास में हैं, 1st क्लास में, तो फर्स्ट क्लास से ही हमारी जर्नी अगर देखा जाए तो स्टार्ट हो जाती है प्रेशर्स को हैंडल करने के लिए। बस उसका मोड चेंज हो जाता है, चाहे वो स्टेज हो या क्लासरूम हो या कुछ और प्लेटफॉर्म में। हमें डांस करना है तो हमें पब्लिक के सामने परफॉर्म करना है, बोलना है तो वो भी पब्लिक के सामने करना है, तभी पता चलेगा कि मुझे वो चीज़ आती है या नहीं आती। तो एक्चुअल में तो ये प्रेशर्स हैंडलिंग हमारी ग्रास रूट लेवल पे जब भी बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है तब से थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है। सेम चीज़ ही स्पोर्ट्स में है। तो बेसिकली हमारे थॉट्स के अंदर नेगेटिव थॉट्स आते ही हैं। तो ऐसे ही इसको साइकोलॉजिकली आप समझ सकते हैं कि अगर इस रूम के डोर को मैं ओपन करूँगा तभी दूसरा आ सकता है अंदर। तो ऐसे ही माइंड्स हमारा है, अगर हम माइंड्स में नेगेटिव थॉट्स को लेंगे तो एंटर करेगा और हमें परेशान करेगा। अगर उसमें हम पॉजिटिव चीज़ें रखेंगे, अब इस रूम में जो चीज़ हम रखना चाहेंगे इस रूम में वही चीज़ इसमें रहेंगी, जो चीज़ हम लाएंगे ही नहीं तो वो नहीं आ सकती। तो ऐसे ही हमारा माइंड है, हम अपने माइंड को, प्लेयर्स को यही बोलते हैं कि ये एक तरह से रूम है, इस रूम के अंदर जो भी आप रखोगे वही रहेगा। आप रखोगे इसके अंदर कि मैंने बहुत अच्छी फिटनेस की है, मैंने मेंटल ट्रेनिंग बहुत अच्छी की है, मेरे गेम्स बहुत अच्छा है, मेरी ये चीज़ अच्छी है, तो आपको सिर्फ अपने उन पॉजिटिव चीज़ों को याद रखना है और उसके बारे में ही सोचना है। तो आपकी नेगेटिव चीज़ें नहीं आएंगी, वो आपको परेशान नहीं करेगी। आपको ये सोचना है कि बस मेरे पास ये पॉजिटिव चीज़ें हैं और मैंने उस प्लेयर्स की पीछे की वीडियोस देखी हैं, उसका गेम देखा है, सब चीज़ एनालाइज की, मेरे कोच ने भी मुझे बताया। तो मेरा फोकस है कि मुझे उसके नाम से नहीं खेलना, उसकी गेम से खेलना है। उसकी ये गेम है, ये स्ट्रेटेजी मेरे कोच ने बनाई है, आपने भी उसके साथ बैठ के उसको गो थ्रू किया है, ये मेरे प्लस पॉइंट हैं। उन सब चीज़ों को थॉट्स में रखते हुए आप प्लान के साथ गेम में जाएंगे तो बेटर परफॉर्म करेंगे। हाँ, ये सोचेंगे अरे उसका तो ये है, आप उसने तो उस प्लेयर को हरा दिया, उसके गेम का तो ये अच्छा है, ठीक है, ये पार्ट होते हैं, बट आपको उन्हीं चीज़ों पे स्टे करना है जहाँ पे आपको काम करना, और उसके बाद नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल भी नहीं सोचना जिससे कि आपके ब्रेन को या गेम को इफेक्ट करे। क्योंकि पहले ब्रेन को इफेक्ट करेगा। जब आपका ब्रेन ये सोचेगा कि भाई सामने वाला ये अच्छा है, तो आप ये उस टाइम ये नहीं सोचोगे उसकी क्या वीकनेसेस है और मुझे क्या अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, मुझे अपनी गेम्स को कहाँ यूज़ करना है जिससे कि मैं उसको हरा पाऊँ। सर, एज अ प्लेयर अगर मैं बोलूँ तो आप स्पोर्ट्स के टाइम पे अग्रेशन ज़्यादा प्रेफर करोगे कि कामनेस ज़्यादा प्रेफर करोगे? देखिए, एग्रेशन और कामनेस दोनों ही स्पोर्ट्स के एक पार्ट हैं। स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं तो आपका ब्रेन बहुत शांत सुलझा हुआ होना चाहिए। एग्रेशन आपको हेल्प करता है प्लेयर्स को, सामने वाले को डिमोटिवेट करने के लिए और उसके बाद प्रेशर बिल्ड करने के लिए। तो ये दोनों ही वेपन है। एक वेपन आपको हेल्प करता है आपकी स्ट्रेटेजी और बाकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, और एग्रेशन शो करता है आपको बेटर परफॉर्म करने के लिए और सामने वाले को प्रेशराइज करने के लिए। सर, एज अ कोच आपका भी कुछ तो ऐसा फन एक्सपीरियंस रहा होगा अपने प्लेयर्स के साथ, या कुछ तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा तो वो शेयर करेंगे प्लीज़। नेहा अग्रवाल फाइनल खेली थी दिल्ली के अंदर, और एक अर्जुन वाडी प्लेयर हमारी मोन्टू घोष उसके अगेंस्ट फाइनल के अंदर, तो वो 3-0 डाउन थी क्योंकि हर क्रूशियल स्टेज पर अपोनेंट्स को लकी पॉइंट्स मिल रहे थे। तो वो 3-0 डाउन होने के बाद जब मेरे पास मैच के बाद आई कोचिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज थी और उसके मन में वही निगेटिव थॉट्स आ रही थे बार बार कि सर मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं अब जीत ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो जब भी क्रूशियल स्टेज पे होती हूँ और उसकी किस्मत से उसको ये होता है तो मैं इस मैच को किसी भी रूप में जीत ही नहीं पाऊंगी। तो उसके बार बार तो वो हमारे पास थोड़ा समय कम होता है मैच में, एक ही मिनट का कोचिंग का समय होता है इंटरवल के बीच में, दूसरा गेम स्टार्ट होने से पहले। तो मैंने उसको पकड़ के थोड़ा फोर्सफुली डांटा कि मैंने कहा जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है तुम बार बार वही चीज़ रिपीट कर रही हो, तो इसलिए तुम स्ट्रेटेजी की तरफ नहीं जा रही। उसको बाद में 9 ऑल पे 10 ऑल पे लक्की में लगा, ठीक है, यू आर टेलिंग राइट, मुझे भी दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं दिख रहा जो तुम बोल रहे हो, तो आप बार बार वही चीज़ की तरफ जा रहे हो जो आपको नुकसान पहुँचा रही है। तो मैंने उसको थोड़ा हार्श वर्ड भी बोले, डाटा भी, और मैंने कहा आप कोशिश कीजिए कि वहाँ तक सिचुएशन ही क्रिएट ना हो कि 9 ऑल हो, तो नियर बाई आप मैच के विनिंग है कि अगर उसको लक्की मिल गया या आपने मिस्टेक कर दी तो चांस नहीं है। आप गेम का मार्जिन इतना लेके चलो कि अगर उसको लक्की भी मिले तो भी कन्वर्ट ना हो, और उसको डाटा तो उसके माइंड सेट, उस डांटने से क्या हुआ, उसको एग्रेशन क्रिएट हुआ। हो सकता है उसके अंदर उस मूवमेंट पे ये आया हो, जो मैंने उसको बैड लैंग्वेज भी यूज़ की, डाटा भी, कि मैं तो इस पोजीशन पे हूँ और सर मुझे अभी भी डांट ही रहे हैं,
तो बेसिकली वो ट्रिगर का काम किया, फिर उसको डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ भेजने थे, वो उस मैच को जीती, कन्वर्ट किया उसने 4-3 उस मैच को उसने जीता। आपने उनके डिसअपॉइंटमेंट की जगह अग्रेशन फिल कर दिया बाय योर वर्ड्स, तो वो माइंडसेट चेंज हो गया। फिर उसको बाद में रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा बेटा आपको क्या लग रहा था उस टाइम, मेरे को भी गुस्सा आ रहा होगा कि मैं इस पोजीशन पे, मुझे पब्लिकली लाइव टेलीकास्ट में सबने इस तरह से बोला, क्या फ़र्क आया उसके बाद। फिर सर मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो मैं वो गुस्से में वो चीज़ भूल गई जो मेरे माइंड में लगातार चल रही थी, तो मेरी डिफरेंट एनर्जी हो गई और मैंने गुस्से में खेला, ना कि मैं डिमोटिवेट होकर टेबल पे गई। तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग और अपने प्लेयर्स के अकॉर्डिंग कुछ ट्रिगर का काम करने पड़ते हैं, जिससे शायद वो मैच कन्वर्ट हो सके। तो उनका अग्रेशन उनका विनिंग स्ट्रैटेजी बन गया था एट द एंड। तो ऐसे मतलब 1000 एग्जाम्पल हैं वो आपको करने पड़ते हैं। हाँ, और कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जो नॉर्मल सर्कमस्टांस में हम लोग नहीं कर सकते या करते नहीं हैं, और वो ट्रू भी है क्योंकि वो सही नहीं, बट अगर कहीं माइंड अटक जाता है तो फिर आपको वो काम करने पड़ेगा। और एट द एंड तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप अभी के करंट स्कूल, CBSE स्कूल्स है, जो भी स्कूल्स है, उनको ऐसी क्या सजेशंस दोगे कि स्कूलिंग आर्ट्स के टाइम पे ही बच्चा स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़े और एट द सेम टाइम स्टडीज़ भी बैलेंस करे? क्योंकि आपने जैसे पहले भी बहुत बार बताया है कि ड्यूरिंग मतलब चाइना वगैरह जैसी कंट्रीज़ में स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है उनके लिए, और स्टडीज़ उनकी जैसे हमारे इधर चलता है 8 आवर्स ऑफ स्टडीज़ और मे बी 2 to 3 आवर्स ऑफ स्पोर्ट्स, वहाँ पे ये चीज़ इन्वर्स होती है। तो आप स्कूल्स को क्या सजेशन दोगे इस चीज़ पे? देखिए पहली बात तो है कि ये CBSE स्कूल्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और CBSE स्कूल्स की जो एमिनिटीज़ हैं, हर स्कूल के अंदर CBSE में कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होती हैं। तो मेरा मतलब इसमें 2 लोगों को कहना है कि एक तो स्कूल अथॉरिटी को कहना है कि वो अपने यहाँ वेल क्वालिफाइड अच्छे कोच रखें, जो भी फैसिलिटीज़ उनके पास है, सपोज टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, टेनिस है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, जो भी स्पोर्ट्स उन्होंने अपने यहाँ रखे हुए हैं, वेल क्वालिफाइड कोचेस को रखें। और जितने भी गेम हैं बच्चों को इनिशियल से जो नर्सरी में है उस टाइम उसको टेस्ट कराएं, देखें, उनका टैलेंट हंट करें। कि ये नहीं कि पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बास्केट, पेरेंट्स की काउंसलिंग करें, 3-4 गेम एक साल में उसको खिलाएं, फिर देखें वो कौन सा बच्चा किस गेम को ऑप्ट कर सकता है, और अच्छे क्वालिटी कोचेस को रखें, जिससे कि बच्चे को इनिशियल स्टेजेस पे ही स्कूल के पीरियड में ही अच्छे स्पोर्ट्स को खेलने का मौका मिले, और उसके अंदर से ये पता चले कि वो कौन से स्पोर्ट्स के लिए बना है या एजुकेशन के लिए बना है। आप बाद में भी तो ऐसे ही एजुकेशन में करते हैं ना कि इस बच्चे को आर्ट साइड देनी है, कॉमर्स साइड देनी है, साइंस साइड देनी है, आगे चल के जब वो ग्रेजुएशन के लिए तरफ जाता है तब उसकी और ब्रांचेस इम्प्रूव होती हैं। तो सेम पैटर्न को हमें स्पोर्ट्स का स्कूलों में देना चाहिए, और इवनिंग में भी प्रोफेशनल कोचेस के साथ एकेडमीज चलानी चाहिए, क्योंकि वहीं पे बच्चा एजुकेशन करना है, उसका ट्रैवलिंग टाइम बचता है। अगर वहीं पे उसको फूड मिले तो जो बाद में घर जाएगा फिर एकेडमी तलाशेगा तो उसके 4 घंटे लगेंगे, तो वो टाइम वो रेस्ट कर सकता है, और फिर इवनिंग के अंदर बच्चा 2-3 घंटा एजुकेशन भी कर सकता है। तो बच्चे को फुल टाइम पैकेज मिलेगा, जिससे कि वो अपने गेम्स को या स्टडी को या लाइफ के अदर एरियाज को बेटर वे में आगे ले जा सकते। मतलब स्कूल्स को यंगर लेवल से बेसिक से ही उनको क्लियर कर देना चाहिए कि आप कौन से स्पोर्ट्स में ज़्यादा बेटर जा सकते हो। मतलब खाली मेरा मानना ये नहीं है कि स्पोर्ट्स में, मतलब वो अगर एजुकेशन में भी जा रहे हैं तो उसको सब चीज़ों बेसिक लेवल पे स्पोर्ट्स उसकी एजुकेशन को भी इन्हांस करेगा। माइंड की स्पीड बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स टेबल टेनिस लोग ऑप्ट करते हैं, तो ये नहीं कि टेबल टेनिस प्रोफेशनली भी खेलेंगे, अगर वो बेसिक लेवल पे खेलेंगे तो उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड इंप्रूव होगी, रीजनिंग ब्रेन इंप्रूव होगा, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा। तो ये चीज़ें जब अगर डेवलप होंगी, आप बेटर प्लेयर भी नहीं हो तो आप अपने एरिया जिस एजुकेशन में जाएंगे वहाँ पे आप जो काम 2 घंटे में करते तो वो 1 घंटे में कर लेंगे। तो वो स्पोर्ट्स खेलने की वजह से उसके अंदर वो चीज़ें बढ़ी, टफनेस, डिसीजन मेकिंग पावर, एवरी डे जो आप देखते हैं कि आए दिन बच्चा डिप्रेस हो गया, ये हो गया, तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि हार जीत उसका बचपन से एक पार्ट होगा लाइफ का। मैच जीतेगा भी हारेगा भी, तो दोनों ही चीज़ लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो फेलियर हमें क्या सिखाती है? फेलियर हमें सिखाती है कि हमारे में क्या चीज़ की कमी है, तो वी हैव टू बी इम्प्रूव। तो हमारे लर्निंग हमारी बहुत फास्ट हो जाती है, और हम डिप्रेस होकर घर पे नहीं बैठते, हम उसमें अपने आप को ये सोचते हैं उसका पॉजिटिविटी एंगल क्या है, वी हैव टू बी इम्प्रूव।
तो इम्प्रूवमेंट कब पता चले कि जब माइंडसेट चेंज हो जाता है। हमारे हम मैच में हारे या किसी चीज़ में फेलियर हुए, तो फेलियर नहीं हुए, हमें उससे ये पता चले कि हमारे में वीकनेसेस क्या क्या और उसे हम इम्प्रूव करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। वो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है जहाँ पे आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाता है स्पोर्ट्स के कारण कि हाँ फेलियर है, आई नो आई एम लूजिंग, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मैं इस चीज़ में हार गया या शायद मैंने ये चीज़ करनी चाहिए थी, ये नहीं की, तो रेदर इट तो ये प्रोसेस है ना, अगर ये एवरीडे हो रहा है तो आपकी लर्निंग जो है बहुत फास्ट हो, और वो ये नहीं कि उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में हेल्प करेगी, आपके लाइफ के हर एरियाज में आपको हेल्प करेगी। इट मीन्स स्पोर्ट्स खाली स्पोर्ट्स नहीं है, इट कुड रिलेट टू स्टडीज़, वो आपकी डे टू डे लाइफ में भी आपको हेल्प करेगा, आपका माइंडसेट भी चेंज करेगा, इट कुड बी अ स्ट्रेस बस्टर। स्पोर्ट्स इज एन ओवरऑल पैकेज एट द एंड। बिल्कुल, आप ये देखना, जितने भी आप डेवलप्ड कंट्री की बातें करते हैं वो क्यों इतना स्पोर्ट्स के ऊपर इतना पैसा या इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें करते हैं। आप यूएसए की बात देख लीजिए, रशिया का देख लीजिए, चाइना का देख लीजिए, जापान का देख लीजिए, तो मतलब यूरोप की सारी जो जर्मनी है, तो क्यों मेडल टैली में इतना ज़्यादा है, क्यों इतने उनके एक्सपेंसेस स्पोर्ट्स के अंदर जाते हैं? क्योंकि खाली स्पोर्ट्स नहीं है, पूरी कंट्री की हेल्थ अगर अच्छी होगी तो उस काम को वो बेटर कर पाएंगे, क्योंकि रीजनिंग सब कुछ अच्छी होगी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर 40-50 करोड़ अमेरिका में हैं तो 40-50 करोड़ ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं, पर स्पोर्ट्स के थ्रू उनके बाकी एरियाज भी उतने ही अच्छे हो रहे हैं। और मेरा मानना है कि जैसे सीबीएसई इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है, तो आज हमारे देश में जितने भी गेम हैं उसमें 50% आप देख सकते हैं कि जो भी इंडिया टीम में प्लेयर्स हैं, जो भी सीबीएसई गेम्स कराता है, वो प्लेयर्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज टेबल टेनिस में भी अगर आप देखें तो मनिका बत्रा हो गया, नेहा अग्रवाल है, के शामनी है, सत्यन है, हरमित है, मानुष है, मानव, ये सारे सीबीएसई की देन है प्लेयर्स। ये सब सीबीएसई नेशनल क्लस्टर खेले, स्कूल्स में खेले, तो ही तो आगे की उनमें प्रतिभा का पता चला और उनके पेरेंट्स ने या स्टेट ने या कंट्री ने उनके ऊपर इन्वेस्ट किया, आज वो देश को मेडल ला के ले रहे। हाँ, सो थैंक यू, मतलब एट द एंड इट वॉज वेरी ग्रेट टू मीट यू, लर्न फ्रॉम यू, माई सेल्फ आई गॉट वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम यू कि हाँ भाई आई कैन ऑल्सो डू स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में भी आगे बहुत अच्छा करियर है। इंस्टेड ऑफ स्टडीज़ अगर मेरे को नहीं भा रहा तो आई कैन गो फॉर स्पोर्ट्स, और I think so many of my colleagues would also get inspired, my friends would also get inspired from you and your talks, my parent would also get inspired कि हाँ okay I can send my child to sports. Thank you so much for being over here and talking with me today. थैंक यू बेटा, थैंक यू। और मुझे भी अच्छा लगा कि आज हमारे यूथ को और हमारे स्कूल्स को इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स खाली मेडल के लिए ही नहीं है, बाकी हमारी ओवरऑल लाइफ का भी एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको इससे बेनिफिट मिले। थैंक यू।